चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों, अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स में सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा मालवाहक समुद्री जहाजों के लूटने के किस्से पढ़े होंगे। सोमालिया के समुद्री डाकू हथियारों से लैस रहते हैं और समुद्री मालवाहक जहाजों को लूटने की तलाश में फिरते रहते हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए भारतीय नौसेना लगातार गश्त लगाती रहती है और कई बार इनके कब्जे से जहाजों व नाविकों को छुड़वाया भी गया है। ये नौसेना का ही शिकंजा है, जिससे आजकल इनकी गतिविधियों में कमी आ गई है। लेकिन दोस्तों, ये नया किस्सा नहीं है। इस तरह की लूट आज से 200 साल पहले भी हुआ करती थी। 1695 में आज ही के दिन एक ऐसा ही किस्सा हुआ, जब मुगल सम्राट औरंगजेब के एक व्यापारिक जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। ये जहाज एक विशालकाय जहाज था, जिसका नाम गंजी सवाई था। ये मोका व जेद्दा से व्यापार कर मुगल भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को लौट रहा था। इसकी सुरक्षा में कई सशस्त्र सैनिक तैनात थे। रास्ते में इसे एक लुटेरे स्वघोषित कैप्टन हेनरी एवरी, जिसे जॉन एवरी या लॉन्ग बैन के नाम से भी जाना जाता था, ने पूरे खजाने को लूट लिया। बताया जाता है कि इसमें 52 लाख की स्वर्ण मुद्राएं थीं। इसके अलावा इसमें मौजूद कई यात्रियों व कर्मचारियों को भी बंधक बना दिया, जिसमें सम्राट औरंगजेब की पोती भी थी। बाद में उनके साथ हेनरी ने शादी कर घर बसाया तथा वेस्ट इंडीज चला गया। इसके बाद फिर उसका कहीं पता नहीं चला। हालांकि उसके कई साथी बाद में पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा हुई। हफ्ते भर तक लुटेरों ने खूब लूटपाट की तथा सारे जहाज को खंगाल मारा। इसके अलावा उन्होंने जहाज पर मौजूद महिलाओं से बदसलूकी भी की। औरंगजेब इस घटना से इतना नाराज हुआ कि उसने भारत में व्यापार कर रहे यूरोपियंस को प्रताड़ित किया और लूटा भी। हालांकि एवरी अंग्रेज था, लेकिन उसका ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसका अंग्रेज होना कंपनी के लिए भारी पड़ गया। औरंगजेब ने कंपनी को उसे पकड़ने का फरमान जारी किया, लेकिन वो हाथ नहीं आया और इस लूट के बाद वो और उसके साथी वेस्ट इंडीज भाग गए। यद्यपि एवरी एक लुटेरा था, लेकिन वो इंग्लैंड में लोगों का हीरो था। उसकी अनेक कहानियां जनता में प्रचलित थी। उस पर कई पुस्तकें भी लिखी गई थीं। उसने अपने जीवन की शुरुआत एक जहाज में नौकरी से की, लेकिन बाद में उसने उस जहाज को ही हाईजैक कर लिया और उसको लेकर मेडागास्कर भाग गया तथा वहां उसने सैनिकों की भर्ती की। उसका लुटेरे वाला जीवन छोटा सा रहा, लेकिन वो किंवदंतियों का स्रोत बना रहा। दोस्तों, सदियां बीत गईं, लेकिन ये बुराइयां अभी भी चली आ रही हैं। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिन्होंने भारत में औरतों के उत्थान में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। गरीबों और लाचारों की समस्याओं पर तरस तो हर कोई खा लेता है, लेकिन उनकी समस्याओं को भूल से समझ के उनका हल निकालने का प्रयास हर कोई नहीं करता। सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन NGO द्वारा स्वनियोजित यानी सेल्फ एम्प्लॉयड औरतों को उनके अधिकार दिलवाने का श्रेय जाता है ईला भट्ट को। Empowerment is not a thing that can be given or taken back. When women do things, then that brings the empowerment. ये शब्द हैं ईला भट्ट के, जिन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों और उत्पीड़ित औरतों को स्वनियोजित बनाने और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने में समर्पित की है। ईला भट्ट का जन्म 7 सितंबर 1933 को अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिताजी सुमंत्री भट्ट एक कामयाब वकील और मां वंदीला व्यास महिला आंदोलन की सदस्य थी। सूरत से स्नातक करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद से लॉ की पढ़ाई की।
1954 में उन्हें डिग्री के साथ साथ हिंदू लॉ पर कार्य करने के लिए गोल्ड मेडल भी मिला। I don't think my father had very big plans for my education, but my mother was stronger and then she insisted. So, but then later I joined law. ईला जी की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अहमदाबाद में TLA यानी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के लीगल डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। एक बार वो इसी संबंध में इजराइल भी गईं, जहां उन्होंने 3 महीने एफ्रो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एंड कोऑपरेटिव्स में पढ़ाई की। वो इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि दुनिया भर में औरतें अपने परिवार की आय में योगदान देने के लिए इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। लेकिन डिप्लोमा हासिल करने के बाद उन्होंने गौर फरमाया कि स्टेट लॉज केवल इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बने थे, स्वनियोजित औरतों के हक के लिए कोई कानून नहीं था। ये देखकर ईला भट्ट ने उस समय के TLA के अध्यक्ष अरविंद बुच के साथ मिलकर 1972 में स्वनियोजित औरतों का संघ स्थापित किया, जिसको उन्होंने सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन का नाम दिया। That is where I learned the joint action of union and cooperative, and particularly with reference to those who are self-employed. And when I talked about organizing, or rather unionizing women in the informal sector, whom I prefer to call self-employed, our leaders also being Gandhians, so they were very happy. I don't think they really understood what it meant and then what will be the implications later, but they agreed, and that is how in 72 I was able to unionize women in the self-employed sector called SEWA, SEWA. आज सेवा में 10 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं। 1974 में उन्होंने सेवा की तरफ से एक कोऑपरेटिव बैंक खोला, जो कि औरतों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए माइक्रो क्रेडिट लोन देता है। औरतों के सशक्तिकरण पर उन्होंने बोला है कि औरतें एक स्थिर समाज के पुनर्निर्माण की कुंजी हैं। एक औरत में आपको एक कामगार, प्रदाता, केयरटेकर, शिक्षक और एक नेटवर्कर मिलेगा, यानी कि औरत एक ही समय पर मल्टीटास्किंग कर सकती है। वो कहती है कि हजारों गरीब कामकाजी औरतों के प्रतिनिधित्व और सहयोग से देश की उन्नति और अमन होना संभव है। औरतें समस्याओं का रचनात्मक और धारणीय हल प्रदान करने में सक्षम हैं। You see, poverty is never going to be removed without the participation of women in the poor families. Their active participation, large number, as the study says that about more than 50% of the families where women are the sole supporters of the family. So that her work has to be recognized, has to be recorded, and that has to be enhanced. ईला भट्ट औरतों के हित के लिए बनाए गए विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग एंड विमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग की संस्थापक भी हैं। वो स्वराज की समर्थक हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबी हिंसा का एक पहलू है। ये एक ऐसी हिंसा है जिसमें कुछ लोगों को बिना रोटी, कपड़ा और मकान के जीने देने में समाज को कोई दिक्कत नहीं आती है। गरीबी बनाने वाले की देन नहीं है, ये समाज का नैतिक पतन है। गरीबी इंसान से उसकी इंसानियत और आजादी छीन लेती है। उनका मोर्चा सिर्फ गरीबी हटाओ का नहीं, बल्कि गरीबी हटाओ और शांति बनाओ का है। उन्हें भारत के बहुसांस्कृतिक यानी कि मल्टीकल्चरल समाज पर बड़ा गर्व है। वो कहती हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां समाज के अलग अलग दर्जे के हिसाब से बाजार बनाए गए हैं। हमारे बाजारों में सड़क पर सामान बेचने वाला ठेला, स्टॉल, छोटी दुकान भी मिलेगी और बड़ा सुपरमार्केट भी मिलेगा। हमें अपनी योजना में छोटे स्तर के उद्यमी और स्वनियोजित लोगों को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के व्यापार से देश के विकास में मदद मिलती है। वो इस बात पर जोर डालकर कहती हैं कि पश्चिमी देशों के आर्थिक मॉडल्स को अपना के हम सिर्फ अनुयायी बन सकते हैं, लीडर नहीं। अगर हम अपने देश की समस्याओं को समझें तो हमें अपना खुद का आर्थिक मॉडल बनाने में आसानी रहेगी।
ईला भट्ट के इन्हीं विचारों पर उनका एनजीओ सेवा आधारित है। उन्हें अपने नेक काम के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पद्मश्री, रमोन मैग्सेसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड, निवानो पास प्राइज आदि। आज उनके जन्मदिन पर हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं, हृदय शरीर का मुख्य अंग है। वैसे तो हृदय का काव्यात्मक संबंध प्यार और भावनाओं से माना जाता है, लेकिन फिजियोलॉजी की दृष्टि में ये जीवन का प्रमुख ऑर्गन है। ये हृदय ही है जो पूरे शरीर में खून का संचार करता है। शरीर की एक एक कोशिका जीवित रहने के लिए खून पर ही निर्भर है और इसी खून को लाने व ले जाने के लिए रक्त वाहिनियों में पंपिंग को हृदय ही करता है। जैसे ही हृदय काम करना बंद कर देता है, वैसे ही दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आज हम बात करते हैं उस महान सर्जन की जिसने अपने जीवन काल में लगभग 60,000 लोगों का हार्ट ऑपरेशन कर इनको नई जिंदगी प्रदान की है। हम बात कर रहे हैं लेक चार्ल्स लुइजियाना में 7 सितंबर 1908 में जन्मे डॉक्टर माइकल डिबेकीज की, जिनका आज जन्मदिन है। वो बचपन से ही जिज्ञासु थे। उन्होंने दवाइयों के प्रति अपने को समर्पित कर दिया था। उनकी इस लगन को देखकर टुलेन यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उन्हें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला देकर मेडिकल स्कूल की क्लासेस अटेंड करने की परमिशन दे दी। एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में ही उनकी ख्याति एक कुशल सर्जन के रूप में होने लगी। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक रोलर पंप की खोज की। ये यंत्र एक लचीली ट्यूब के अंदर नियमित रूप से द्रव का प्रवाह करता था, जो आगे जाकर ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान हार्ट लंग मशीन के रूप में काम में आने लगा और बाद में इसे पेरिस्टाल्टिक पंप के नाम से जाना जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने अपनी सेवाएं सेना को और मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल मैश को दी। उन्होंने सबसे पहले कोरियाई वॉर के दौरान अपनी सेवाएं दी और जो भी सैनिक इस यूनिट में लाए गए उनमें से 97% लोग बचाए गए। उनकी इन सेवाओं के लिए उन्हें लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। Problem solver. Whenever they have a little problem at Station Hospital or some other place, they'd send me out, see what I could do. लड़ाई के बाद उन्होंने ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में पढ़ाया भी। उन्होंने हार्ट सर्जरी में नए आयाम स्थापित किए। हृदय के इलाज के लिए कई छोटी छोटी विधियां विकसित की, जैसे सबसे पहली बार उन्होंने कार्डियक बाईपास सर्जरी के लिए आर्टिफिशियल ग्राफ्ट विकसित किया। पहली बार कैरोटिड आर्टरी का ब्लॉकेज दूर किया। पहली बार पैच ग्राफ्ट एंजियोप्लास्टी की। पहली बार एओर्टो कोरोनरी आर्टरी बाईपास किया और पहली बार आर्टिफिशियल हार्ट का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। इन छोटे छोटे इलाजों से मरीजों का जीवन बचने लगा, अन्यथा उनका बचना मुश्किल था। उनकी इन खोजों से पूरे विश्व के हृदय रोगियों का इलाज सफलतापूर्वक होने लगा। डॉक्टर डिबेकी को उनकी मानवता की इन महान सेवाओं के लिए अमेरिका की सर्वोच्च सम्मान द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से 2008 में नवाजा गया। Ladies and gentlemen, the President of the United States. Madam Speaker, Mr. Leader, members of Congress, fellow Texans, distinguished guests, Dr. and Mrs. DeBakey, I'm honored to join you on this day of celebration. Throughout our nation's history, the Congressional Gold Medal has been awarded sparingly in recognition of the tremendous accomplishments that it takes to earn this high honor. The recipients of this medal who have come from the world of science are few, but they are iconic. They include Thomas Edison, Walter Reed, and Jonas Salk. Today we gather to recognize that Michael DeBakey's name belongs among them. 2008 के जुलाई में ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में सामान्य बीमारी से उनका निधन हुआ।
विश्व के करोड़ों मरीजों को नया जीवन देने वाले इस महान सर्जन को आज उनके जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड परिवार की तरफ से बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा फिल्मी कलाकार कौन है, तो सब एक स्वर में कहेंगे सदी का नायक अमिताभ बच्चन, क्योंकि हमारी पहुंच हिंदी जगत तक ही है, इसीलिए हमें केवल बच्चन साहब ही नजर आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे गैर हिंदी फिल्मों के बादशाह और उन्हीं के दर्जे के मलयालम फिल्मों के नायक ममूटी की, जिनका आज जन्मदिन है। ममूटी साहब भारत के उन 3 फिल्मी सितारों में से एक हैं जिन्हें 3 बार अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अन्य 2 नायक हैं महानायक अमिताभ बच्चन और कमल हसन। मोहम्मद कुट्टी यानी ममूटी का जन्म 7 सितंबर को हुआ। उन्होंने मुख्यतया मलयालम फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु व कन्नड़ फिल्मों में भी नायक की भूमिकाएं निभाई। अपने 3 दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 360 से भी ज्यादा फिल्मों में भूमिकाएं की। वैसे तो वो पेशे से एक वकील थे, लेकिन बचपन से ही उन्हें अभिनेता बनने का बहुत शौक था। उन्होंने 1971 में पहली बार फिल्म अनुभवंगल पालीचकल से फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया, लेकिन पूरी तरह से 8 साल बाद फिल्म विल्कालुंडू स्वप्नंगल से उन्होंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। 5 वर्षों के अंदर ही उनकी फिल्मों की संख्या 150 से भी ज्यादा हो गई। इन फिल्मों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के रोल किए। शुरुआत के 3 सालों के अंदर ही वो दर्शकों की बड़ी भीड़ अपनी फिल्मों में खींचने में सफल होने लगे। वो मास हीरो के रूप में भी जाने जाने लगे। കല്യാണത്തെ നില കാഴ്ചാത പാൽനില നീരാനെ വാനില എന്നോട് വാനില തീയാത വെണ്ണില ഉൻ കാതൽ കണ്ണില ആകായം മണ്ണില കല്യാണത്തെ നില കാഴ്ചാത പാൽനില। एक श्रेष्ठ एक्टर के रूप में पहचान बनाने वाले ममूटी ने इस क्षेत्र में कई पुरस्कार हासिल किए। फिल्मों में उनके विशेष योगदान को देखकर भारत सरकार ने उन्हें 1998 में पद्मश्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। फिल्म ओरू वड़क्कन वीरगत में उन्होंने एक मर्सनरी वॉरियर का किरदार निभाया, जो वैसे तो बहादुर था, लेकिन परिस्थिति ने उसे बुरा बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ नायक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में उनके निभाए चरित्र को, जिनमें शारीरिक व मानसिक मजबूती को दिखाया गया, उसकी क्रिटिक्स ने भूरी भूरी प्रशंसा की। മാലോകരുടെ ചോദ്യത്തിനോ നിനക്കോ മറുപടി വേണ്ടത് പറഞ്ഞുതരാം. നീ അടക്കമുള്ള പെൺവർഗം മറ്റാരും കാണാത്തത് കാണും. നിങ്ങൾ ശപിച്ചുകൊണ്ട് കൊഞ്ചും, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കരയും, മോഹിച്ചുകൊണ്ട് വെറുക്കും. ममूटी को उनके द्वारा निभाए डॉक्टर अंबेडकर के किरदार के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें 3रा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ममूटी केरल के कोट्टायम जिले के वाइकम के नजदीक चेम्पुर नामक स्थान में एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुए। 1960 में उनका परिवार एर्नाकुलम में शिफ्ट हो गया, जहां से उन्होंने प्राथमिक व उच्च शिक्षा प्राप्त कर LLB की डिग्री भी प्राप्त की। आज उनके जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड परिवार उनको लाखों शुभकामनाएं देता है और आशा करता है कि आने वाले वर्षों में वो उत्तम अभिनय कर लाखों फिल्म प्रेमियों का दिल जीतते रहें। दोस्तों, आमतौर पर ये मान्यता है कि शौर्य और वीरता पुरुषों का गहना है और लज्जा व कोमलता महिलाओं का, लेकिन देश व विश्व की अनेक वीरांगनाओं ने अपने अदम्य साहस, हिम्मत व वीरता से इस मान्यता को चुनौती दी। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही एक वीरांगना को,
जिसने अपने साहस से खूंखार आतंकवादियों का सामना करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी और शहीद हो गयी। पैन AM विमान सेवा में मुंबई में एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में कार्यरत नीरजा ने 5 सितंबर 1986 को कराची के लिए उड़ान भरी। ये वो दौर था जब पूरे विश्व में फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा इजराइल व उसके समर्थक राष्ट्रों पर हमला किया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने कई दूतावासों पर हमले किए। ऐसे ही एक भारी हथियारों से लैस खूंखार आतंकवादी दस्ते ने कराची एयरपोर्ट पर पैन AM फ्लाइट 73 पर कब्जा कर लिया। उस समय नीरजा विमान के अंदर वरिष्ठ कर्मचारी थी। ये देखकर वो पायलट व को पायलट को सूचित करने के लिए कॉकपिट की तरफ दौड़ी। तभी एक आतंकवादी ने नीरजा की चोटी पकड़कर उन्हें रोक दिया, लेकिन इस बीच उसने चिल्लाकर इमरजेंसी कोड बोला, जिसे एक अटेंडेंट ने सुन लिया और उसे बताने के लिए कॉकपिट की ओर गया। लेकिन इसी बीच पायलट, को पायलट और इंजीनियर यात्रियों को आतंकवादियों के भरोसे छोड़कर विमान छोड़कर भाग गए। ये जहाज हमारे कब्जे में है। अब सारी जिम्मेदारी नीरजा पर आ गई। उसने बगैर हिम्मत छोड़े यात्रियों को नाश्ता, कॉफी इत्यादि देकर माहौल को सहज बनाकर यात्रियों को पैनिक होने से बचाया। नीरजा को ये एहसास हो गया था कि आतंकवादी अमेरिकन्स को निशाना बनाने वाले हैं, तो उसने उनके पासपोर्ट छुपा दिए ताकि उनकी शिनाख्त न हो सके। इस बीच विमान की लाइट कम होने लगी तो उसने सारे इमरजेंसी दरवाजे खोल दिए। वह यात्रियों को विमान से बाहर जाने को कहा। उसने खुद कई यात्रियों को विमान से बाहर धकेला। उसकी इस हरकत से आतंकवादियों ने उस पर गोलियां बरसा दी, लेकिन वो अंतिम दम तक यात्रियों को बचाने में लगी रही। उसके द्वारा यात्रियों को कहे गए अंतिम शब्द गेट आउट रन आज भी जीवित बचे यात्रियों के कानों में जीवन के संगीत के रूप में गूंजते हैं। उसके द्वारा किए गए बहादुरी के कार्यों का वर्णन शब्दों में किया जाना मुश्किल है। उसके जीवन के सिद्धांतों करेज, कंपैशन एंड कमिटमेंट पर चलने वाले योद्धाओं को पुरस्कृत करने के लिए उनके माता पिता ने 36.50 लाख से एक ट्रस्ट का निर्माण किया, जो उनके साहसिक कार्यों को याद दिलाता रहेगा। 7 सितंबर 1963 में चंडीगढ़ में हरीश व रमा भनौट की इस साहसी पुत्री ने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी तथा सेंट जेवियर से ग्रेजुएशन किया। उनकी शादी हुई, लेकिन ससुराल वालों की नाजायज मांगों के आगे न झुककर उन्होंने शादी तोड़ दी व विमान सेवा ज्वाइन की। उनके साहसिक कार्यों के लिए उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें सबसे प्रमुख भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र था। वो इसे प्राप्त करने वाली पहली व एकमात्र महिला है। उन्हें ये सम्मान प्रदान करते हुए कहा गया था, Her loyalties to the passengers of the aircraft in distress will forever be a lasting tribute to the finest qualities of the human spirit. इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान द्वारा तगमे-ए-इंसानियत का खिताब दिया गया। उन्हें फ्लाइट सेफ्टी अवार्ड समेत अनेक सम्मानों से भी नवाजा गया। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर इस साहसी व बहादुर महिला को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। फिलहाल के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।